नमस्कार। आज हम आपको दिखाएंगे आजम खान की बेबसी, परिवारवाद की सियासत और कम्युनिज्म का जहर। वेलकम टू इलेक्शन न्यूज लाइन। हम आपको सियासी पार्टियों की पॉलिटिक्स की हकीकत बताते हैं ताकि आप सियासत का असली चेहरा समझ सकें। आज का सफर शुरू करने से पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। समाजवादी पार्टी में अखिलेश की मनमानी, रामपुर ही होगा आजम खान के कैंपेन का दायरा। परिवारवाद की गिरफ्त में आया उत्तर प्रदेश का इलेक्शन, हर पार्टी के वर्कर में छाई मायूसी। रिश्तेदारों को जिताने में मशगूल हुए नेता, भारतीय जनता पार्टी में गिरोहबंदी हुई तेज। और राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का मुद्दा फिर गरमाया, बीजेपी और कांग्रेस पर चढ़ा कम्युनिज्म का रंग। इलेक्शन न्यूज लाइन में अब हम आपको दिखाएंगे आजम खान की बेबसी। किस तरह समाजवादी पार्टी ने आजम खान को साइडलाइन कर दिया। जरा समाजवादी पार्टी की राजनीति का मिजाज तो देखिए। जब दिल्ली के इमाम बुखारी मुलायम सिंह के सपोर्ट में बयान देते हैं तो पार्टी का सबसे बड़ा मुस्लिम लीडर यानी आजम खान नाराज हो जाते हैं और यहां तक कह देते हैं कि समाजवादी पार्टी को इमाम बुखारी जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। यूपी में पोलिंग के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के अंदर आपसी रंजिशों का सिलसिला तेज होने लगा है। मुलायम सिंह ने अपने बेटे अखिलेश को पूरी कमान सौंप दी है और आजम खान अखिलेश के निशाने पर है। मुलायम सिंह के लिए अपने दोनों बेटों यानी अखिलेश और प्रतीक में तालमेल बिठाना दिनों दिन मुश्किल होता जा रहा है। पार्टी के अंदर कई ऐसे बड़े लीडर हैं जिन्हें अखिलेश यादव के हाव भाव से यही लगता है कि पार्टी के अंदर वही नेता सलामत बचेगा जो खुद ही अखिलेश यादव के सामने घुटने टेक दे। खानदानी इजारादारी के ताजा शिकार हुए हैं आजम खान, जिनके बारे में पार्टी ने पहले ये तय किया था कि वो मुलायम सिंह के साथ हर बड़ी चुनावी रैली में हिस्सा लेंगे। लेकिन ताजा खबरें बता रही हैं कि अब आजम खान को रामपुर के अंदर ही कैद रहना पड़ेगा और वो किसी भी चुनावी रैली में रामपुर से बाहर नहीं जाएंगे। हालांकि इस दफा यूपी के मुसलमानों का ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल करने के लिए मुलायम सिंह यादव ने आजम खान के चेहरे को ही हर चुनावी रैली में सामने रखने का इरादा किया था, लेकिन अखिलेश यादव को शायद ये बात मंजूर नहीं। इससे पहले हम देख ही चुके हैं कि डीपी यादव को समाजवादी पार्टी में शामिल करने के लिए आजम खान और पार्टी के साबिक तर्जुमान मोहन सिंह की हिमायत का क्या नतीजा निकला था। मुलायम सिंह ने मोहन सिंह को पार्टी तर्जुमान के ओहदे से हटाकर आजम खान को भी ये साफ पैगाम दे दिया था कि पार्टी में हर किसी को अखिलेश की ही बात माननी पड़ेगी, चाहे वो कितना ही सीनियर क्यों न हो। शायद यही वजह है कि डीपी यादव वाले एपिसोड में आजम खान को उस वक्त तो कोई सजा न मिली, लेकिन अब रामपुर तक उन्हें महदूद करना इसी सजा की एक कड़ी मालूम होती है। इसी सिलसिले में जब पार्टी के मौजूदा तर्जुमान राजेंद्र चौधरी और दूसरे लीडरों से बात करने की कोशिश की गई तो किसी ने फोन तक उठाना गवारा न किया। आजम खान को हाशिए पर किए जाने की तस्दीक इस बात से भी होती है कि 20 जनवरी 2012 को जब लखनऊ में पार्टी अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी कर रही थी, उस वक्त भी स्टेज से आजम खान नदारद थे। यही नहीं, पार्टी की अब तक जितनी भी रैलियां हुई उनमें से सिर्फ 2 में ही आजम खान मौजूद थे। समाजवादी पार्टी की इन हरकतों से यूपी के मुसलमानों का भी उस पर से एतमाद धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लोगों के अंदर आम राय बनती जा रही है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोटों पर तो उम्मीद लगाए बैठी है, लेकिन वो मुस्लिम चेहरों को भरने देना नहीं चाहती। कई सवाल हैं जिनका जवाब मुलायम सिंह को देना चाहिए। क्या आजम खान को साइडलाइन करने के लिए इमाम बुखारी को समाजवादी पार्टी के स्टेज पर लाया गया है? आजम खान इमाम बुखारी के दामाद मोहम्मद उमर खान को टिकट दिए जाने की मुखालफत कर चुके हैं। क्या समाजवादी पार्टी को अब आजम खान की जरूरत नहीं है?
ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर पार्टी में आजम खान की थोड़ी भी पकड़ होती तो जूनियर कल्याण के नाम से मशहूर मोदी नगर के राजपाल त्यागी और मुसलमानों को तालिबान कहने वाली अनुराधा चौधरी को समाजवादी पार्टी शायद टिकट नहीं देती। इस सवाल का जवाब उत्तर प्रदेश का मुसलमान मुलायम सिंह से चाहता है। परिवार की वजह से सिर्फ मुलायम सिंह ही परेशान नहीं है। यूपी इलेक्शन का आलम यह है कि यहाँ की हर पॉलिटिकल पार्टी परिवारवाद और वंशवाद की गिरफ्त में फंस गई है। नेता अपनी सियासी विरासत को बचाए रखने के लिए अपने परिवार के लोगों को ही लाना मुनासिब समझते हैं। उनका मानना है कि अगर किसी में सियासी अहलियत है तो वो इलेक्शन लड़कर अपना दमखम क्यों नहीं दिखा सकता है। इसी का नतीजा है कि यूपी असेंबली इलेक्शन में टिकट वर्कर्स को नहीं बल्कि नेताओं के बेटों, बीवियों, भाइयों को मिला। बीएसपी के उत्तर प्रदेश यूनिट के सदर स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर की पडरौना सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। वहीं अपने बेटे उत्कर्ष उर्फ अशोक मौर्य को रायबरेली की ऊंचाहार और बेटी संघमित्रा को एटा की अलीगंज सीट से बीएसपी का टिकट दिलवाया है। बीएसपी से एमपी जुगल किशोर ने लखीमपुर खीरी जिले के कस्ता असेंबली हलके से अपने बेटे सौरभ को पार्टी का टिकट दिलवाया है। सिकंदराऊ सीट से इलेक्शन लड़ रहे सूबे के वजीर तवानाई रामवीर उपाध्याय ने अपने भाई विनोद उपाध्याय को बुलंदशहर की डिबाई सीट से बीएसपी का टिकट दिलवाया है। वहीं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रामाचल राजभर ने अपने बेटे संजय राजभर को अकबरपुर सीट से इंतखाबी मैदान में उतारा है। बीजेपी भी इस मामले में किसी से कम नहीं है। सीनियर लीडर रामजीत सिंह ने मऊ से अपने बेटे अरिजीत सिंह को टिकट दिलवाकर इलेक्शन में उतारा है। कांग्रेस के मरकजी स्टील मिनिस्टर बेनी प्रसाद वर्मा अपने बेटे राकेश वर्मा की चुनावी नैया पार कराने में जुटे हैं। उन्होंने राकेश को बाराबंकी की दरियाबाद असेंबली सीट से कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतारा है। कांग्रेस के एमपी जगदम्बिका पाल ने अपनी सियासी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए अपने बेटे अभिषेक को बस्ती सदर सीट से पार्टी का टिकट दिलवाया है। तो सूबाई कांग्रेस की सदर रीता बहुगुणा जोशी ने अपने भाई शेखर बहुगुणा को, जबकि मरकजी वजीर कानून सलमान खुर्शीद ने अपनी बीवी लुईस को टिकट दिलवाया है। इसके अलावा कांग्रेस के एमपी हर्षवर्धन के बेटे राजवर्धन, पार्टी लीडर राजेश पति त्रिपाठी के बेटे ललितेश पति, रामलाल राही की बहू मंजरी और एक्स एमपी जितेंद्र के बेटे जय सिंह को टिकट दिया गया है। वर्कर्स के दम पर सूबे की सियासत में बड़ी ताकत बनकर उभरी समाजवादी पार्टी परिवारवाद को आगे बढ़ाने की होड़ में फिलहाल आगे नजर आ रही है। एसपी लीडर और एक्स मिनिस्टर रेवती रमन सिंह के बेटे उज्जवल रमन सिंह, नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल, एमपी बाल कुमार के भतीजे वीर सिंह और कई दिगर अहम लीडरों और एमपीज के फैमिली मेंबर्स और रिश्तेदारों को इलेक्शन का टिकट दिया गया है। यूपी ही नहीं, हिंदुस्तान की सियासत को ही परिवारवाद की बीमारी ने घेर रखा है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान पार्टी वर्कर्स को होता है, जो पार्टी के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं, लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। जब चुनाव आते हैं तो पैसे वाले खानदानी लोगों को आगे कर दिया जाता है और आम आदमी सियासत से दूर हो जाता है। इससे मुल्क की जमहूरियत का नुकसान होता है। सरकारी सिस्टम में करप्शन की एक वजह यह भी है। इसलिए ऐसी पार्टियों और कैंडिडेट्स को पहचानने की जरूरत है। सियासत में परिवारवाद एक ऐसा नासूर है जिसे जल्द से जल्द दफनाना जरूरी है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बताएंगे बीजेपी की एक अनार और 5 बीमार की दास्तान। थोड़ा सा इंतजार। वेलकम बैक। इलेक्शन न्यूज लाइन में अब आपको दिखाते हैं बीजेपी की गुटबाजी। भारतीय जनता पार्टी खुद को पार्टी विद द डिफरेंस बताती है, और ये डिफरेंस इसलिए क्योंकि किसी जमाने में ये खुद को सबसे डिसिप्लिन्ड पार्टी बताती थी। कभी बीजेपी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी। आज हालत यह है कि ये तीसरी चौथी पोजीशन के लिए लड़ रही है। बीजेपी की परेशानी ये है कि कल्याण सिंह के भाजपा से बाहर जाने के बाद कोई भी नेता कुछ नहीं कर सका। इस बार नितिन गडकरी ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने उमा भारती को आगे लाया। अब पार्टी के बड़े बड़े नेता ही उमा भारती की मुखालफत कर रहे हैं।
बीजेपी में गिरोहबंदी शबाब पर है। तकरीबन तमाम सरकर्दा लीडरों के अपने अपने ग्रुप बने हुए हैं। राजनाथ सिंह, कलराज मिश्र, लालजी टंडन, विनय कटियार, सूर्य प्रताप शाही, केसरीनाथ त्रिपाठी, रमापति राम त्रिपाठी, सभी को पार्टी से ज्यादा खुद की फिक्र है। कोई ये समझने को तैयार नहीं है कि पार्टी है तभी तो उनका वजूद है। इलेक्शन में भी ये दिग्गज लीडर खुद को गिरोहबंदी से बचा नहीं पाए। कोई अपने नजदीकियों को टिकट दिलाने के लिए गिरोहबंदी में लगा था तो किसी को फिक्र इस बात की थी कि कैसे उनके बेटे बेटियों को टिकट मिल जाए। जिसके बेटे बेटियों और चहेतों को टिकट नहीं मिला वो नाराज होकर बैठ गया और जिनको टिकट मिला वो पार्टी को छोड़ अपने लोगों को इलेक्शन जिताने में जुट गए। एमपी लालजी टंडन जैसे लीडर बेटे को टिकट मिलने से खुश हैं, तो आदित्यनाथ योगी जैसे लीडर और धर्मगुरु अपने चहेतों को टिकट नहीं दिला पाने से नाराज होकर पार्टी को गहरे गड्ढे में ढकेल देना चाहते हैं। बीजेपी इख्तियार की दौड़ में नजर नहीं आ रही है, लेकिन पार्टी के 4-5 बड़े नाम सीएम के ओहदे की दावेदारी मजबूत करने में मसरूफ हैं। इन लीडरों की उड़ान ने साध्वी उमा भारती को भी कहीं का नहीं छोड़ा। आलाकमान की तमाम कोशिशों के बाद भी यह उमा भारती की अनदेखी कर रहे हैं। इनका मकसद सिर्फ एक है कि किसी भी तरह से उमा भारती को यूपी की सियासत में हाशिए पर डाल दिया जाए। उत्तर प्रदेश भाजपा में करीब 1 दर्जन ऐसे लीडर हैं जो इस इंतजार में बैठे हैं कि कैसे पार्टी को नीचा दिखाया जाए। इन नेताओं की कारगुजारी के सबब यूपी से बाहर के लीडर भी यहाँ चुनाव प्रचार करने के लिए आने में कतरा रहे हैं। यह वो लीडर हैं जिनकी न तो पार्टी से बाहर कोई हैसियत है और न ही पार्टी को बुलंदियों तक ले जाने की काबिलियत है। ये बस ड्राइंग रूम की सियासत ही कर सकते हैं। मजेदार बात ये है कि बीजेपी का हर कैंडिडेट इस असलियत से वाकिफ है, इसलिए उन्हें अपने इलाके में कैंपेन के लिए बुलाया भी नहीं है। बीजेपी की परेशानी ये है कि एक मुसीबत खत्म होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। पहले यात्राओं को लेकर पार्टी में खलबली मची, फिर चीफ मिनिस्टर के नाम पर पार्टी में गुटबाजी हुई। ये विवाद खत्म नहीं हुआ कि कुशवाहा का मामला सामने आ गया। फिर उमा भारती को लाए जाने से दूसरे लीडर नाराज हो गए। यह खत्म नहीं हुआ था कि राजनाथ के बेटे पंकज को महामंत्री बनाए जाने का विरोध शुरू हो गया। आलाकमान कुछ समझ पाती, इसी बीच योगी आदित्यनाथ का विवाद मुंह बाएं खड़ा हो गया। बीजेपी सचमुच पार्टी विद द डिफरेंस है। इलेक्शन जीतने की कोई आसार नहीं है, फिर भी चीफ मिनिस्टर बनने के लिए पार्टी में मार धाड़ चल रही है। इन सब से बचने के लिए बीजेपी ने फिर से बाबरी मस्जिद का मामला गरमाया है। हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस ने भी इसमें बीजेपी का साथ दिया। लगता है दोनों ही पार्टियों ने इलेक्शन को कम्युनल रंग देने का फैसला कर लिया है। बीजेपी के कौमी सदर नितिन गडकरी ने अयोध्या में राम मंदिर की तामीर को लेकर फिर से राम नाम के सहारे नैया पार लगाने की कोशिश शुरू कर दी है। और तो और इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को भी अपने ढंग से पेश कर दिया है और कहा कि जिस जगह रामलला विराजमान है वो राम जन्मभूमि ही है। दूसरी तरफ कांग्रेस के उस बयान को तौहीन अदालत बता दिया जिसमें कांग्रेस ने मुतनाज़ा मुकाम को बाबरी मस्जिद बताया। गौरतलब है कि कांग्रेस ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा है कि बाबरी मस्जिद तनाज़े के इंसाफ पर मबनी हल की पैरवी की जाएगी। तमाम पार्टियों को अदालत के फैसले का एहतराम करना होगा। अगर बातचीत के जरिए मामला हल किया जाता है तो वो तनाज़े में शामिल फरीकैन के बीच होगा और इसकी कानूनी मंजूरी जरूरी होगी। जाहिर है कोई राम का तो कोई और नाम का इस्तेमाल करके किसी तरह इक्तदार या इक्तदार में बड़ी हिस्सेदारी की कोशिश में लगा है। चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, किसी को अवाम के मसाइल से मतलब नहीं है। जहां कांग्रेस ने माइनॉरिटी रिजर्वेशन को बार बार मुस्लिम रिजर्वेशन बताकर कम्युनल हार्मनी को बिगाड़ने का काम किया, वहीं बीजेपी एक बार फिर से राम मंदिर का शिगुफा छोड़कर अपने असली रूप में आ रही है। एक तरफ दिग्विजय सिंह जैसे लीडर बाटला हाउस का जज्बाती मुद्दा उठाकर कम्युनल कार्ड खेल रहे हैं, तो इस बहाने बीजेपी को भी कम्युनल कार्ड खेलने का मौका दे रहे हैं। बाटला हाउस मामले पर नितिन गडकरी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेसी लीडर दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में शहीद हुए इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा के घर क्यों नहीं गए। जाहिर है कांग्रेस और बीजेपी के पास अवाम से जुड़े मसाइल के हल के लिए न तो कोई पॉलिसी है और न ही उनकी नीयत साफ है। ऐसे में उनके पास एक आसान रास्ता बचता है, अवाम को जज्बाती मुद्दों की बुनियाद पर बहकाने का। कम्युनल पोलराइजेशन करके वोट हासिल करने के तरीके में न तो कांग्रेस कभी पीछे रही है और न ही बीजेपी। कांग्रेस और बीजेपी को पता है कि उन्हें बहुमत नहीं मिलने वाला। कांग्रेस का स्टेक ज्यादा है,
क्योंकि पार्टी राहुल गांधी को आगे रखकर इलेक्शन लड़ रही है। कांग्रेस की हार राहुल की हार होगी, इसलिए कांग्रेस थोड़ी नर्वस है। बीजेपी का भी हाल खराब है, पार्टी में गुटबाजी शबाब पर है, इसलिए दोनों ही पार्टियां चुनाव को पोलराइज कर देना चाहती हैं ताकि फायदा हो सके। दोनों ही पार्टियों को यह समझना चाहिए कि महज यूपी इलेक्शन जीतने के लिए पूरे देश का माहौल खराब करना ठीक नहीं है। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि किसने 5 लाख का गिफ्ट हैम्पर जीता और कौन बना आज का सबसे बेहतरीन शहरी। बस थोड़ा सा इंतजार, हम अभी लौटते हैं। वेलकम बैक। इलेक्शन न्यूज लाइन में अब हम आपको दिखाते हैं वोटर का इशारा। आज 2G घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। फैसला यह आया कि जो लाइसेंसेस टेलीकॉम कंपनीज को दी गई थी वो गैर कानूनी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 122 कंपनियों के लाइसेंसेस को रद्द कर दिया। आज करप्शन ही सबसे बड़ा मुद्दा है, इसी पर लोग बात कर रहे हैं। करप्शन बस एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से पूरा सिस्टम कोलैप्स होता जा रहा है। लोग किसी भी कीमत पर करप्शन से निजात पाना चाहते हैं। यही वजह है कि करप्शन के खिलाफ रैलियों में लोग जमा तो होते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों की रैलियों में कुर्सियां खाली रहती हैं। जनता का इशारा साफ है कि सियासी पार्टियां करप्शन को खत्म करने का वादा करेंगी, वही उनके वोट की सही हकदार होंगी। इलेक्शन न्यूज लाइन में वक्त है आज के विनर बताने का। आज का सबसे बेहतरीन सवाल यूपी बिजनौर से रेहाना बेगम ने पूछा है। उनका सवाल है कि अब तक हर पार्टी और लीडर महिलाओं को रिजर्वेशन दिलाने और मान सम्मान की बातें करते थे। अब जब टिकट देकर मान सम्मान देने का वक्त आया तो सबके दिल और दिमाग बदल गए। ऐसा क्यों हुआ? वैसे आपने बहुत ही डिफिकल्ट सवाल पूछा है। आपने ऐसा सवाल पूछा है कि बड़े बड़े लीडरों की बोलती बंद हो जाए, और यही वजह है कि कई सालों से महिला रिजर्वेशन बिल संसद में लटका हुआ है। इस अहम सवाल के लिए रेहाना बेगम को आज का सबसे जागरूक शहरी का खिताब जाता है। आपको इनाम बहुत बहुत मुबारक। आज के सबसे जागरूक शहरी को डेली मल्टीमीडिया लिमिटेड की तरफ से मिलता है 5 लाख का गिफ्ट हैम्पर। इस इनाम के स्पॉन्सर है अंकुश कैपिटल। आप भी इनाम जीत सकते हैं। आप अपने सवाल 562635 पर एसएमएस कीजिए। एसएमएस करने के लिए पहले आप कैपिटल लेटर्स में ENL टाइप करें और अपने सवाल लिखें। साथ ही अपना नाम पता लिखना ना भूलें। इनाम की जानकारी के लिए 09211728141 पर फोन करें या मेल करें info@ankushcapital.com। क्या आप जानते हैं कि आपके एमएलए की प्रॉपर्टी पिछले 5 सालों में कितनी बढ़ी है? आपको यह जानकर हैरानी होगी। पिछले विधानसभा चुनाव में दोबारा चुनाव लड़ रहे विधायकों की एवरेज प्रॉपर्टी 1,43,00,000 रुपए थी, जो इस बार 3,08,00,000 रुपए हो गई है। कर्नलगंज के बीएसपी कैंडिडेट अजय प्रताप सिंह की संपत्ति में सबसे ज्यादा यानी 12 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। शोहरतगंज के कांग्रेस कैंडिडेट चौधरी रविंद्र प्रताप सिंह को प्रॉपर्टी में 6,56,00,000 और बाराबंकी के बीएसपी कैंडिडेट संग्राम सिंह की प्रॉपर्टी में 5.5 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी तुलसीपुर से जनता दल यू के उम्मीदवार कौशलेंद्र नाथ की हुई है। इनके पास 2007 में
महज 51,000 रुपए थे, लेकिन 2012 में ये बढ़कर 68,42,000 रुपए की हो गई। सिंगरौली के बीएसपी कैंडिडेट हरगोविंद भार्गव की संपत्ति 3.5 लाख रुपए से बढ़कर 1,32,00,000 रुपए हो गई। तो क्या आप अपने एमएलए से इस बार पूछेंगे कि आखिर 5 सालों में उन्होंने ऐसा क्या किया जो इनके हाथों कुबेर का खजाना लग गया? सही जानकारी लीजिए, सही फैसला कीजिए और सियासत का रुख तय कीजिए। नमस्कार।